आपको गांधी परिवार के बेटे बेटी का विकास करना हो तो फिर कांग्रेस को वोट दीजिए। आपको मुलायम सिंह जी के बेटे का भला करना है तो फिर समाजवादी पार्टी को वोट दीजिए। अगर आप लालू परिवार के बेटे बेटियों को उनका भला करना चाहते हो तो आरजेडी को वोट दीजिए। आपको शरद पवार जी की बेटी का भला करना हो तो आप एनसीपी को वोट दीजिए। आपको अब्दुल्ला परिवार के बेटे का भला। घड़ी की टिक टिक और उस टिक टिक के साथ जुड़ी हुई धड़कनें शायद बीजेपी और संघ को अब सुनाई देने लगी है। वही संघ जिसकी अपनी शाखाएं इस देश के पंचायत और गांव तक पहुंची हुई है। जिन राज्यों में चुनाव होने हैं वहां के गांव गांव के भीतर चले जाइए, आपको शाखाएं मिल जाएंगी आरएसएस की। वो राजस्थान हो, वो छत्तीसगढ़ हो, वो मध्य प्रदेश हो, वो तेलंगाना हो। सही मायने में तो इस देश के भीतर में जो मध्य और उत्तर भारत है और साथ ही दक्षिण भारत का एक बड़ा हिस्सा भी, यहां पर भी संघ फैला हुआ है। और शायद इसीलिए संघ उस नब्ज को पकड़ता है और उस नब्ज की धड़कनों को सुनता है जिसके आश्रय बीजेपी को इस बात का एहसास होता है वह चुनाव में खड़ा कहां है। और अगर चुनाव में वो जहां पर खड़ा है वहां पर मुश्किल हालात हैं तो फिर पार्टी के भीतर और आरएसएस के भीतर भी हलचल तेज हो जाती है। हलचल इतनी तेज होती है कि उसकी धड़कनें बाहर भी सुनाई देने लगती है। लेकिन अभी तक बीजेपी एक सामूहिक तौर पर प्रयास करती थी, लेकिन अब एक ही चेहरा है, एक ही व्यक्ति है, उसी व्यक्ति की नीतियां हैं, उसी के गवर्नेंस है, उसी की सियासत, उसी की विरासत, सब कुछ उसी का। और शायद इसीलिए हर की नजर और किसी पर नहीं, इस वक्त नरेंद्र मोदी पर है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और अब जब चुनाव प्रचार के तौर तरीकों में उन्होंने परंपराओं को पलट दिया है, अपने ही तौर तरीकों को बदल लिया है, सीधे भाषण देते वक्त धमकी देने से कतरा नहीं रहे हैं और बकायदा नाम ले रहे हैं, ऐसी स्थिति पहले नहीं थी। तो क्या वाकई परिस्थिति इतनी नाजुक हो गई है कि अब सारे पत्ते खोल दिए गए हैं, या एक एक करके हर पत्ता फेंकने की सोच अब नरेंद्र मोदी के भीतर भी समा गई है? यह सवाल इसलिए क्योंकि इससे पहले कभी भी प्रधानमंत्री मोदी के चुनाव प्रचार में आपने किसी नेता का नाम नहीं सुना होगा। माना यही जाता था कि जिसका नाम प्रधानमंत्री मोदी ने ले लिया चुनाव प्रचार के वक्त, उसका कद बढ़ गया और उनका अपना कद लार्जर देन लाइफ है, तो फिर सामने किसी दूसरे का नाम लेकर उसे बड़ा क्यों किया जाए। पहला प्रयोग 2015 में एके के नाम से हुआ था। दिल्ली का चुनाव और प्रधानमंत्री मोदी ने चुनावी रैली में AK-47 का जिक्र कर दिया और एके का मतलब था उस वक्त अरविंद केजरीवाल। और अरविंद केजरीवाल 2015 का चुनाव जब जीते तो उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने तौबा कर ली, क्योंकि उस वक्त मीडिया ने इस एके के शब्द को पकड़ लिया था। और उसके बाद ध्यान दीजिए, 2015 के बाद पहली बार कोई नाम प्रधानमंत्री की जुबान पर आया तो वह ममता बनर्जी का था, दीदी ओ दीदी। और वहां पर भी जो करारी हार मिली और ममता पहले की जीत से कहीं ज्यादा बड़ी जीत के साथ सामने आकर खड़ी हो गई, तो शायद वह भी भारी पड़ गया। तीसरी बार नाम सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार का ईडी के जरिए और करप्शन के जरिए इन आश्रय कहीं ना कहीं कर्नाटक में लिया गया, वहां पर भी हार मिली। यानी जहां पर भी नाम नहीं लिया गया या जहां नाम लिया गया, दोनों परिस्थितियां आपके सामने है। और 2019 के लोकसभा चुनाव को परख लीजिए, उसमें भी कभी किसी नेता का नाम प्रधानमंत्री मोदी ने लिया नहीं था। लेकिन अब स्थितियां इतनी नाजुक है जो आरएसएस जमीन पर परख रही है और वो देख पा रही है कि क्या हालात हैं। सवाल सिर्फ राज्य के चुनाव का नहीं है, इन राज्यों के चुनाव से निकलने वाला लोकसभा का चुनाव है, जहां पर विपक्ष गठबंधन की दिशा में बढ़ चुका है। और गठबंधन का मतलब यह होता है कि अगर वोटों का ट्रांसफर होने लगेगा तो स्थितियां कितनी नाजुक होगी, यह बता पाना आरएसएस के लिए भी इस वक्त मुश्किल हो चला है। और शायद पहली बार प्रधानमंत्री ने ना सिर्फ नेताओं का नाम लिया, बल्कि एक एक पार्टी, एक एक राज्य के छत्रप और उनकी विरासत संभाले उनके बेटे, सभी का नाम जिस अंदाज में लिया, इससे पहले यह स्थिति कभी नहीं थी। तो क्या वाकई बीजेपी की राजनीतिक जमीन
हिली हुई है, जिसको महसूस आरएसएस कर रहा है और संदेश दे चुका है, तो वही चेहरा और वही व्यक्ति और उसी की नीतियां और उसी का गवर्नेंस अब वो चुनावी रैली में इस अंदाज में आएंगे, यह किसी ने सोचा नहीं होगा। एक क्षण के लिए जरा इस अंदाज को समझिए कि विपक्ष की इस गठजोड़ की परिस्थितियों से किस तरीके से मौजूदा बीजेपी सत्ता हिली हुई है और खुद प्रधानमंत्री मोदी किस तरीके से नामों का जिक्र कर रहे हैं। आपको गांधी परिवार के बेटे बेटी का विकास करना हो तो फिर कांग्रेस को वोट दीजिए। आपको मुलायम सिंह जी के बेटे का भला करना है तो फिर समाजवादी पार्टी को वोट दीजिए। अगर आप लालू परिवार के बेटे बेटियों को उनका भला करना चाहते हो तो आरजेडी को वोट दीजिए। आपको शरद पवार जी की बेटी का भला करना हो तो आप एनसीपी को वोट दीजिए। आपको अब्दुल्ला परिवार के बेटे का भला करना हो तो आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दीजिए। आपको करुणानिधि जी के बेटे बेटियों पोते पोतियों का भला करना हो तो डीएमके को वोट दीजिए। आपको के चंद्रशेखर राव की बेटी का भला करना हो तो आप बीआरएस को वोट दीजिए। इससे पहले इस तरीके से कभी प्रधानमंत्री के चुनाव प्रचार के वक्त यह शब्द या इस अंदाज को कभी किसी ने देखा नहीं होगा। यानी वोट उन्हें देना है तो दे दीजिए, उसकी एवज में आपके सामने ये सारी परिस्थितियां हैं और दूसरी तरफ हम खड़े हैं। ऐसे बोलने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि अगर इन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज में वोट ट्रांसफर हो गया तो फिर 2019 की परिस्थितियों को भी अगर आप कागज पे लिखना शुरू करेंगे तो 2019 में भी बीजेपी चुनाव हार जाती। यानी उस वक्त भी अगर सभी एकजुट हो गए होते और हर पॉलिटिकल पार्टी का वोट किसी एक कैंडिडेट को लेकर ट्रांसफर होने लगा होता तो फिर यह स्थिति नहीं होती जो मौजूदा वक्त में बीजेपी के 303 सीटों की जीत के साथ जुड़ी है। तो क्या इस वक्त हड़कंप इस तरीके से बीजेपी के भीतर है या प्रधानमंत्री मोदी की धड़कनें राजनीतिक चुनाव में हार को लेकर इस तरीके से मचल रही है कि उन्होंने एक एक करके जिक्र कर दिया? सवाल यह नहीं है, सवाल यकीनी तौर पर वोट ट्रांसफर का है। और इस वोट ट्रांसफर का मतलब अगर 2019 को ही आप बेस बना लीजिए, जबकि 2024 की परिस्थिति अलग होगी और 2024 में 2019 वाली उपलब्धियां प्रधानमंत्री मोदी के छाती पर तमगे के साथ टांकी नहीं जा सकती है। स्थितियां बहुत बिगड़ी है, अर्थव्यवस्था को लेकर, इकोनॉमी को लेकर, महंगाई बेरोजगारी को लेकर तमाम मुद्दे एक के बाद एक हैं और शायद इसीलिए डर इस बात का है कि अगर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज एक साथ खड़ी हो गई तो क्या होगा। क्योंकि 2019 के चुनाव में बीजेपी को 22 करोड़ 90 लाख वोट मिले थे, कांग्रेस को 11 करोड़ 94 लाख वोट मिले थे। यानी ध्यान दीजिए, तकरीबन 11 करोड़ कम वोट मिले थे बीजेपी की तुलना में कांग्रेस को। लेकिन जो राजनीतिक दल एक साथ बैठे, अगर इनके वोट बैंक को आप जोड़ते चले जाइएगा तो यह तकरीबन 10 से 11 करोड़ एक झटके में साथ खड़े हो जाते हैं। और यही वोट ट्रांसफर अगर आपस में होने लगा तो फिर बीजेपी के सामने मुश्किल नहीं, महामुश्किल होगी। मसलन अखिलेश यादव के पास 1.5 करोड़ से ज्यादा वोट, तेजस्वी यादव के पास 66.5 लाख वोट, नीतीश कुमार ने लगभग 90 लाख वोट मिले थे, ममता बनर्जी तकरीबन 2.5 करोड़ वोट मिले थे, उद्धव ठाकरे को 1.25 करोड़ से ज्यादा वोट मिले थे, सीपीएम को लगभग 1.25 करोड़ के बीच में सीपीआई के साथ मिलाकर, शरद पवार 85 लाख वोट मिले थे, झारखंड मुक्ति मोर्चा 19 लाख, जैन चौधरी आरएलडी लगभग 14.5 लाख। इन परिस्थितियों को जब आप जोड़ते हैं तो एक झटके में जितने वोट बीजेपी को 2019 में मिले थे उतने ही वोट कांग्रेस प्लस सिर्फ वही विपक्ष जो पटना में मौजूद था, जिन चेहरों के आश्रय इसके वोट को जैसे ही आप जोड़ते हैं साथ खड़ा हो जाएगा। तो क्या धड़कनें इसलिए बढ़ी हुई है? हमें लगता है कि धड़कनें इस हद तक बढ़ी हुई है कि अब जनता के सामने वह करप्शन के मुद्दे को भी सीधे विपक्ष से जोड़कर और उनको सजा दिलाने के लिए सीबीआई और ईडी को लीगलाइज्ड वे में रखने के अलावे कोई चारा बच नहीं पा रहा है। और शायद इसीलिए यह भी पहला अंदाज था प्रधानमंत्री मोदी का जो चुनाव प्रचार में उन्होंने रख दिया।
तो इस ट्रांसफर ऑफ वोट और दूसरी तरफ मुस्लिमों का सवाल, जो खास तौर से कॉमन सिविल कोड से जुड़ा हुआ है, पसमानदा समाज से जुड़ा हुआ है। हम इन चीजों पर आए उससे पहले इस अंदाज को देखिए। प्रधानमंत्री अपने भाषण में धमकी के अंदाज में जिस तरीके से विपक्ष को ललकार रहे हैं और ताली बजाते हुए बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता खुश हैं कि दरअसल एक ही व्यक्ति का आसरा है, तो ये जो कह रहा है साथ खड़े हो जाइए, लेकिन एक क्षण के लिए इस अंदाज को देखिए आप। अगर उनकी घोटाले की गारंटी है तो मोदी की भी एक गारंटी है। और मेरी गारंटी है, हर घोटालेबाज पर कार्रवाई की गारंटी। हर चोर लुटेरे पर कार्रवाई की गारंटी। जिसने गरीब को लूटा है, जिसने देश को लूटा है, उसका हिसाब तो हो करके रहेगा। आज जब कानून का डंडा चल रहा है, जब जेल की सलाखें सामने दिख रही है, तब जाकर के ये जुगलबंदी हो रही है। इसे सुनते हुए कोई भी पूछ सकता है, बीते 9 बरस में आपने इस गारंटी पर अमल क्यों नहीं किया और चुनावी वर्ष में ही इस गारंटी को आप क्यों ले रहे हैं? क्योंकि सबको पता है कि बहुत कम महीने बचे हैं, बरस नहीं, अब तो चंद महीनों का खेल है और अगले अप्रैल में चुनाव इस देश के भीतर हो जाएंगे। बावजूद इसके गारंटी ली जा रही है, जबकि सारे के सारे स्कैम्स, सारे भ्रष्टाचार जो विपक्ष के जरिए किए गए, जिसका आरोप खुले तौर पर प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 के चुनाव में भी लगाया था। हालांकि इस वक्त उन्होंने 20 लाख करोड़ रुपए कुल तमाम विपक्षी राजनीतिक दलों के स्कैम की रकम बताई। लेकिन सवाल है कि कोयला घोटाला जिसका जिक्र होता है बार बार, उसमें किसको जेल हुई और बीते 9 बरस में सरकार ने क्या किया? 2G घोटाला 1,76,000 करोड़, सरकार ने किसको जेल भेजा और अदालतों ने उस वक्त क्या कहा? कॉमनवेल्थ गेम तकरीबन 70,000 करोड़ का घोटाला, सरकार ने क्या किया इस दौर में? मनरेगा घोटाले का जिक्र होता है, 10,000 करोड़ का, सरकार ने क्या किया? हेलीकॉप्टर हो या सबमरीन हो, घोटालों की फहरिस्त कांग्रेस से जोड़ लीजिए या आरजेडी के साथ जोड़ लीजिए, चाहे वो चारा घोटाला हो, अलकतरा घोटाला हो, पशुपालन घोटाला, खुद सरकार ने अपने तौर पर इस 9 बरस में किया क्या? यानी जिक्र हो रहा है, धमकी दी जा रही है और इस बात का जिक्र खुले तौर पर हो रहा है कि हम गारंटी लेते हैं सभी को जेल के शिक्षों के पीछे पहुंचा देंगे। मसला यह नहीं है, मसला यह है कि जिस कार्यक्रम को प्रधानमंत्री कर रहे थे वह बूथ मजबूत करने का कार्यक्रम था, यानी मेरा बूथ सबसे मजबूत। और अपने तौर पर सरकार ने महसूस किया कि इस देश के भीतर में तकरीबन 20% बूथ ऐसे हैं जहां पर वह कमजोर है। कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश के विधानसभा के चुनाव में उसे समझ में आ गया कि बूथ दर बूथ जिक्र करने से नहीं होगा, जनता को साथ जोड़ना होगा। और पहली बार इसीलिए शायद मुसलमानों के भीतर भी मुसलमानों के साथ खड़े होकर कैसे मुस्लिम समाज को भी बांटा जाए और पासमानदा समाज का